हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था और अपवर्तन के बारे में जो आपने अध्ययन किया था तो आपने कहा था कि जो जैसे ये कोई आपके पास में पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है इसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कह रहे हैं। ये जैसे कोई अपवर्तक पृष्ठ हो गया। अब जब प्रकाश की जो किरण है ये यहाँ पे कोई एक माध्यम है, यहाँ पे हमारे पास में दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की कोई किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो ये इसका पथ होना चाहिए था और यहाँ पे विलंब हो गया। तो इस अपवर्तक पृष्ठ के कारण से ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। ये जो घटना है ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो पृथककारी तल के कारण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, इन्हें अपवर्तन कहलाती है। और अपवर्तन में माध्यम परिवर्तित हो जाता है और माध्यम परिवर्तित हो गया इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि प्रकाश की जो किरण है उसकी चाल में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा और उसकी तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चाल में तो परिवर्तन हो ही गया। अपवर्तन के कारण आपने बोला था कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। और आपने बोला कि जब प्रकाश की किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जैसे ये माध्यम जो है ये आपने ले रखा है विरल और ये वाला माध्यम हमने ले लिया सघन। तो जब प्रकाश की किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसमें चाल कुछ और है, इसमें चाल कुछ और हो जाएगी, मतलब प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा ये प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। इस घटना को आपने बोला अपवर्तन। वास्तव में प्रकाश के मार्ग में रुकावट जो होती है उस रुकावट के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो अपवर्तन आपने बोल दिया। अपवर्तन का कारण आपने बोला है कि प्रकाश जो है उसकी भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है और माध्यम परिवर्तित होने पे प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाएगी। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण से अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माध्यम वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ये दोनों अपेक्षिक माध्यम होते हैं। विरल माध्यम जिसके कण जो है वो पास पास में होते हैं, कण जो है वो दूर दूर में होते हैं, मतलब जिनके कणों का घनत्व जो है वो कम होता है। विरल माध्यम ऐसा माध्यम होगा जिसके कण दूर दूर है। ठीक है, खाली माध्यम और उसके जो कण है वो दूर दूर होंगे, मतलब उसके कणों का जो घनत्व है वो कम होगा। ऐसे माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम में क्या होता है, कण पास पास में होते हैं और उनको हम लोग सघन माध्यम में जो कण होते हैं वो पास पास में होते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सघन माध्यम में कण पास पास में या फिर सघन माध्यम का जो घनत्व है वो ज्यादा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? सघन माध्यम का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है। तो एक बात आप देखिए, विरल माध्यम के कण दूर दूर थे तो इसका मतलब विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो ज्यादा होगी और सघन माध्यम के जो कण है वो पास पास में, इसलिए इसमें प्रकाश की जो चाल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बोला कि विरल और सघन दो प्रकार के माध्यम होते हैं, लेकिन ये दोनों ही माध्यम आपेक्षिक माध्यम है। अपने आप में पूर्ण माध्यम नहीं है कोई सा भी, अपने आप में पूर्ण माध्यम कोई सा भी नहीं है। दोनों आपेक्षिक माध्यम है, तुलनात्मक माध्यम है। कोई भी एक माध्यम जो है वो हमेशा सघन नहीं रहेगा और कोई भी एक माध्यम हमेशा विरल नहीं रहेगा, ये नियत रहते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, जैसे आप देखिए आपको दे रखा है जैसे वायु और जल, ये दो माध्यम आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे वायु जो है विरल माध्यम है और जल कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। अभी जल सघन माध्यम है। अब मान लीजिए आपको ये दे दिया जैसे जल और कांच। अब यहाँ पे आप देखिए जल कौन सा माध्यम हो गया, विरल, और कांच कौन सा माध्यम हो गया, अभी सघन। ये जल जो कि पहले सघन माध्यम था विरल बन गया और आपको एक माध्यम दे दिया जैसे कांच और हीरा। तो यहाँ पे आप देखिए कांच जो है ये विरल माध्यम हो गया, वो कांच जो पहले सघन था वो अब विरल माध्यम हो गया और हीरा कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। देखिए एक बात ये ध्यान रखना है आप कि हीरा प्रकृति का सघनतम माध्यम है। हीरा जो है वो प्रकृति का सघनतम माध्यम है, सबसे सघन माध्यम हीरा ही है प्रकृति में, इससे ज्यादा सघन कोई भी माध्यम नहीं हो सकता। समझे आप मेरी बात को? अब आगे देखिए हम लोग इसमें, आपने अपवर्तन के नियमों के बारे में चर्चा की थी। उससे पहले, अपवर्तन के नियमों से पहले आप देखिए, आपने बोला था कि प्रकाश के जो अपवर्तन कोण होता है वो प्रकाश की चाल के समानुपाती होता है।
अपवर्तन कोण जो है आर वो समानुपाती होता है प्रकाश की चाल v के। अगर प्रकाश की चाल में कमी होगी तो अपवर्तन कोण का मान घट जाएगा, और चाल बढ़ेगी तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। तो जैसे ये हो गया हमारे पास में अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ आपने माध्यम ले रखा है जैसे विरल, और यहाँ आपने माध्यम ले रखा है सघन। ये प्रकाश की किरण है, ये इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, ये हो गया विलंब, और ये इसका मूल पथ था, इस पथ पे से जाना चाहिए था। ये कौन हो गया आपतन कोण आई, आपतन किरण और विलंब के बीच का कोण आपतन कोण। अब देखिए विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसकी चाल में कमी होती है, चाल के समानुपाती है अपवर्तन कोण, तो चाल में कमी होने का मतलब है अपवर्तन कोण में कमी होती है। अपवर्तन कोण जो कि पहले इतना होना चाहिए था, ये अब कम हो जाएगा, तो कम हो गए, ये प्रकाश की किरण इधर आ गई, तो ये अपवर्तन कोण आ गया आर। मतलब इस स्थिति में जो ये प्रकाश की किरण है ये विलंब की ओर झुक जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल में कमी होने के कारण से अपवर्तन कोण का मान भी घटता है, जिससे ये अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जिससे ये अविलंब की ओर झुक जाती है। आगे जैसे ये हमारे पास में है अपवर्तक पृष्ठ, और यहाँ आपने माध्यम ले लिया सघन, और यहाँ हमने माध्यम ले लिया विरल। ठीक है, और ये जो प्रकाश की किरण है ये इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, जो कि इसका मूल पथ ये है, ये हो गया अविलंब। अब ये हो गया हमारे पास में आपतन कोण आई। अब आपने क्या बोला कि सघन से विरल माध्यम में जा रही है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, इसका मतलब ये अविलंब से दूर हट जाएगी। देखो स्मॉल आर का मान ये हो गया, अविलंब से दूर हट जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल में वृद्धि होने के कारण अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, जिससे प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। इससे प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। समझे आप मेरी बात? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल में वृद्धि होती है, चाल में वृद्धि होने के कारण से अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, और ये जो प्रकाश की किरण है ये अविलंब से दूर हट जाती है। आगे अब अपवर्तन के नियम जो कि आपने कल देख लिए थे, हमारा दोबारा इन्हें देखने का कोई उद्देश्य था नहीं, लेकिन जो बातें हमने देखी हैं जो हमारे काम में आ रही है उनके बारे में हमें विचार करना होगा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का पहला नियम तो आपने एज इट इज बोला था, सेम टू सेम ये बोल दिया था। अपवर्तन का पहला नियम तो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब जो है ये पृथककारी तल या फिर अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जैसे ये हमारे पास में अपवर्तक पृष्ठ है, यह आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, और ये अपवर्तित किरण हो गई। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ये पृथककारी तल या फिर अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, या फिर ये एक प्लेन में, एक तल में होते हैं। समझे आप मेरी बात? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरा नियम देखिए जो कि स्नेल का नियम कहलाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये आधा आपको कल बताया था पिछले वीडियो में, ये आगे देखते हैं हम स्नेल का नियम। देखिए स्नेल का नियम में क्या बोलता है कि आपतन कोण यानी आई और अपवर्तन कोण यानी आर, आपतन कोण यानी आई और अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या का मतलब साइन का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, और ये जो नियतांक है इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं इस नियतांक को। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर, और ये माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, n2 1। ठीक है, और यहाँ से n2 1 का मतलब हो जाएगा n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। ये वाला ऊपर आता है, इसको उल्टा पढ़ा जाएगा, इसको हमने बोला n2 1, ऐसे चलते हुए पढ़ना है n2 1। ठीक है,
अब यहाँ आप ध्यान रखना, ये जो बट्टा में लगता है ना, इसके सापेक्ष होता है, ऊपर वाले का अपवर्तनांक होता है। ये ध्यान रखना, अंश का हर के सापेक्ष अपवर्तनांक है। किसका? अंश का हर के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे ये हो गया n को अपॉन n1, मतलब ये कौन से माध्यम का? दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, ऊपर वाले का नीचे वाले के सापेक्ष होता है। तो ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। जहाँ पे n21 अगर हम देखें, जहाँ n21 बराबर हमारे पास में क्या होता है? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये आ गया हमारे पास में। अब यहां से हमारे पास में हो जाएगा, अगर आपने बोल दिया कि जो माध्यम दो है, जैसे मान लो पहला माध्यम तो है जल यानी वाटर, वाटर का आपने लिख दिया W, और दूसरा माध्यम है कांच यानी ग्लास, उसका G, तो साइन I अपॉन साइन R बराबर देखिए n और 2 यानी दूसरा माध्यम, और दूसरा माध्यम हमारे पास में कांच था जिसको आप ग्लास बोलते हैं, उसका G आ गया। यहाँ पे 1 पहला माध्यम है जल जिसका W आ गया, बराबर n2 अपॉन n1, n2 यानी कि ग्लास अपॉन में n, और पहला माध्यम हो गया वाटर W। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको आगे देखिए आप, अगर मान लीजिए आप इसको उल्टा करते, यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R बराबर हमारे पास में क्या है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अगर आप इसको उल्टा कर देते तो देखिए हमारे पास में क्या होता? साइन R बट्टा साइन I, तो हमारे पास में क्या हो जाता? μ12, इसका उल्टा। तो अभी हमारे पास में क्या आ जाएगा? μ1 बट्टा n लिखा था आपने, n1 बट्टा n2, ये आ गया हमारे पास। अब ये किसका? बट्टा वाले के सापेक्ष ऊपर वाले का अपवर्तनांक होता है, तो ये माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक है, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना? जहां n12 माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए ये हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपने इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, तो हमारे पास में देखिए अगर आप n21 और n12 को गुणा करते हैं, n21 और इनको n12 इनको गुणा कीजिए, तो n21 का मान हमारे पास में कितना है? साइन I अपॉन में साइन R, इंटू n12 का मान हमारे पास में है साइन R अपॉन साइन I। आप देखिए इनसे आप ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि n21 बराबर इंटू n12 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1, तो यहाँ से n21 बराबर होगा 1 अपॉन n12। ये इसे न्यूटन का उत्क्रमणीयता सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन का उत्क्रमणीयता सिद्धांत कहते हैं, इसे न्यूटन का उत्क्रमणीयता सिद्धांत कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो है ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक था इसमें ये काम में आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, इससे संबंधित है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसे न्यूटन का उत्क्रमणीयता सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए स्नेल का नियम आपने बोला
अब स्नेल के नियम से आपने माध्यम का अपवर्तनांक के बारे में चर्चा की। माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? आपतन कोण व अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। और ये अपवर्तनांक n12 लिया आपने यहाँ पे, जो कि है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर इसको आप n12 कर देते जैसे यहाँ पे किया है आपने, तो ये पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण राशि हमें मिलती है और वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इसके बाद में जिसको आपको अध्ययन करना है वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आपको देखना था, क्योंकि आपने पीछे चर्चा की थी। किसी भी माध्यम का निर्वात या फिर वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है ना, किसी भी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसी भी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसी भी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखना यहां से अगर हम देखें, ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसे स्मॉल n से दर्शा दिया आपने, तो ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसको आपने स्मॉल n से दर्शाया। इसमें आपने क्या बोला था? किसी माध्यम का किसके सापेक्ष? निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब ये बात और देखना, ऊपर वाले का नीचे वाले के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, अंश का हर के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। किसका अपवर्तनांक देखना है आपको? किसी माध्यम का किसके सापेक्ष देखना है? निर्वात या फिर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक देखना है, ठीक है ना। तो जिसका आप अपवर्तनांक देखोगे वो ऊपर आएगा, मीन्स आ गया ये माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक और बट्टा किसके सापेक्ष? निर्वात या फिर वायु के सापेक्ष। निर्वात या फिर वायु का अपवर्तनांक, इसे हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये सब कुछ इसको आपने किससे दर्शा दिया? स्मॉल n से दर्शा दिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो स्मॉल n होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ये माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, इनका अनुपात होता है। ये जो स्मॉल n है, अभी तक देखो आपने क्या बोला? निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपने बोल दिया स्मॉल n से इसको दर्शाया हमने, और इसमें आपने क्या बोला कि किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात भी होता है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात भी होता है। तो देखिए यहाँ से आगे जैसे हमारे पास में निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो स्मॉल n बराबर आ जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई c और अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई v। ये क्या हो गया हमारे पास में? c अपॉन v। तो यहाँ से स्मॉल n जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया? v के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। n दोनों व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आप ये बोल सकते हो किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर आप ये बोलेंगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस अपवर्तनांक अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसमें उस प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। जैसे हीरा प्रकृति का सबसे सघन माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो हीरा प्रकृति का सघनतम माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है।
और प्रकाश की चाल न्यूनतम है, मतलब इसका जो अपवर्तनांक है n वो अधिकतम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आपने बोल दिया। अब यहाँ से आप देखिए, आपने पीछे एक व्यंजक प्राप्त किया था जो कि था हमारे पास में n21 बराबर था हमारे पास में n2 अपॉन में n1, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ से आप देखिए, अब जो अपवर्तनांक है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो n2 ऊपर आ रहा है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर आ रहा है, तो दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो नीचे आएगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा में आ रहा है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे n21 बराबर हमारे पास में आ जाएगा n2 अपॉन n1 या फिर v1 अपॉन v2। तो आप क्या बोल सकते हो, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप n12 का मान ज्ञात करते हैं, n12 का मान आप ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में n1 अपॉन में n2 और बराबर आ जाएगा हमारे पास में, अब n का 1 ऊपर आ रहा है तो v का 1 आ गया नीचे, और n का 2 नीचे आ रहा है तो v का 2 आ गया ऊपर। ठीक है, v2 अपॉन v1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि n12 बराबर पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये था निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो किसी एक माध्यम के लिए नियत होता है लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये किसी एक माध्यम के लिए नियत होता है लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे इसका जो मान है वो निर्वात के लिए तो हमेशा एक होता है, निर्वात के लिए इसका मान 1 हो गया। वायु की स्थिति में इसका जो मान है वो 1.003 हो गया। जल के लिए इसका मान हो जाएगा हमारे पास में 1.33, और जो कांच है उसके लिए इसका मान हो गया हमारे पास में 1.45, और ग्लिसरीन जो है इसके लिए हमारे पास में मान होता है 1.47, और हीरा जो है उसके लिए हमारे पास में इसका मान होता है 2.42। ठीक है, ये मान है। हालांकि ये मान आपको याद नहीं करने हैं, प्रश्न में आपको दिए जाते हैं ये मान। ठीक है, ये मान आपको ध्यान नहीं रखने होते हैं, प्रश्न में आपको ये मान दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपने ये बोल दिया निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने ये भी बोल दिया कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसका मान किसी एक माध्यम के लिए नियत होता है लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका मान किसी एक माध्यम के लिए तो नियत रहता है परंतु भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब आगे देखें, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। यहां से अगर हम देखें, देखो आपने अपवर्तनांक के बारे में देख लिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपवर्तनांक के बारे में आपने देख लिया। अब हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। इस अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं को देखने से पहले जैसे मान लीजिए ये आपके पास में हो गया एक अपवर्तक पृष्ठ, और यहाँ पे कोई भी एक माध्यम, जैसे मान लिया आपने ले लिया कि पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम क्या हमारे पास में विरल। ठीक है, ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पे लंबवत आपतित हो रही है, तो लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो ये जरूरी नहीं है सघन से विरल में जाए। आपने यहाँ पे जैसे पहला माध्यम विरल ले लिया और दूसरा माध्यम अगर आपने सघन ले लिया तो भी यही होगा। ये मुद्दा नहीं है कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, लेकिन अगर प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी, अगर प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी तो वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी, तो वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी। अब आगे देखें हम लोग, इसमें आपको अपवर्तन पे आधारित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ना है, और इन घटनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए कांच की पट्टिका से अपवर्तन महत्वपूर्ण है, ये आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी है।
कांच की पट्टिका से अपवर्तन। एक्सपेरिमेंट्स में भी है आपके लिए। अब देखिए कैसे होता है कांच की पट्टिका से अपवर्तन, देखना। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई कांच की पट्टिका दे रखी है, ये जैसे हमारे पास में कोई कांच की पट्टिका है, यहाँ पे माध्यम कौन सा हो गया, वायु, और यहाँ पे माध्यम कौन सा है, कांच, और यहाँ पे वापस से माध्यम कौन सा है, वायु। अब ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस ग्लास स्लैब यानी कांच की पट्टिका पर आपतित हो रही है। ये इसका पथ था, मूल रूप से इसको इस पथ पे जाना चाहिए था। हमने बोला कि ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस कांच की पट्टिका पर आपतित हो रही है, और ये इसका मूल रूप से पथ था जिसपे इसको जाना चाहिए। यहां हमने ले लिया ये एक अभिलंब। अब वायु से कांच में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। सघन माध्यम में जाते ही प्रकाश की चाल कम होगी। चाल कम होने का मतलब अपवर्तन कोण का मान कम हो गया, और ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, यहाँ पे था हमारे पास में आपतन कोण हो गया I, और ये हो गया हमारे पास में अपवर्तन कोण R। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हुई है, यहाँ पे फिर से आपने क्या ले लिया, एक अभिलंब ले लिया। अब प्रकाश की किरण कहां से कहां जाएगी, कांच से वायु में जाएगी। कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, मतलब सघन से विरल माध्यम में जा रही है। और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, और चाल बढ़ने का मतलब हो गया हमारे पास में कि ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, और ये कोण हो गया हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कोण जो है जेड की आकृति में बन रहे हैं क्या, ये जो दोनों कोण हैं ये जेड की आकृति में बन रहे हैं, और ये जो जेड की आकृति में बनने वाले कोण होते हैं अंतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण अगर आर है तो ये भी आर हो गया, ये कोण हो गया स्मॉल ई। इस स्मॉल ई को निर्गत कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। ये जैसे हमारे पास में हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये बिंदु हो गया डी डैश। ठीक है, कुछ बातें आप देखिए यहाँ से। जो ए बी है वो हमारे पास में कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये बी सी हमारे पास में कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, और सी डी जो है ये हमारे पास में कौन सी किरण है, निर्गत किरण है। उसके बाद में ये जो कोण आई है ये आपतन कोण हो गया, स्मॉल आर हो गया अपवर्तन कोण, ई हो गया निर्गत कोण। और यहाँ पे एक बात देखना, ये जो निर्गत किरण है सी डी, ये इस आपतित किरण का जो मूल पथ है ना ए डी डैश, इस आपतित किरण के मूल पथ के समांतर प्राप्त हुई है आपको ये सी डी। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये जो निर्गत किरण है सी डी समांतर है आपतित किरण के मूल पथ के। ठीक है, और अब ये दोनों किरणें समांतर होती हैं, और ये भी ध्यान रखना है आपकी जितने कोण पर आप आपतित करेंगे उसको उतने ही कोण पे प्रकाश की किरण निर्गत हो जाएगी। मतलब आपतन कोण व निर्गत कोण परस्पर समान होते हैं। कांच की पट्टिका से जब अपवर्तन होता है तो इसमें हम कुछ हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला तो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है कि ये जो निर्गत किरण है ये सदैव आपतित किरण के मूल पथ के समांतर होती है। दूसरा हमें प्राप्त हुआ कि जो आपतन कोण होता है ये सदैव निर्गत कोण के समान होता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम देखें इनके बीच की जो ये दूरी होती है ना, इसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व विस्थापन। ठीक है, ये था कांच की पट्टिका से अपवर्तन।
अब इसके आगे कुछ प्राकृतिक अपवर्तनों का अध्ययन हम करेंगे, जो कि हम अगले पेड़ में करेंगे। धन्यवाद।